पीपीटी दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। पहले तो अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है। उसके बाद अपन ने मेथड ऑफ टू अवॉइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन पढ़ा था, कैसे अपन अवॉइड करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। भाई या तो फिर अपन कर्वेचर बनाए जहाँ पे प्लेट बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे अगर होल किया हुआ है एक जगह पे, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ होल कर दें जितने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको मटेरियल वीक ना हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक डिजाइन इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कब मटेरियल आपका वीक हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शार्प एजेस आपके बन रही है स्ट्रेस इंटेंसिटी की, वो कर्वेचर हो जाएंगी, उससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा। तीसरा जो है नोच, जिसका डायग्राम बनाने हुआ है, जो नोच, अगर नोच होती है तो अपन क्या करते हैं, कंटिन्यूस नोच प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे सरफेस पे, ठीक है। ये 3 तरीके के हमने मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नोच सेंसिटिविटी। नोच सेंसिटिविटी, तो नोच सेंसिटिविटी क्यों पढ़ा जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि जब भी किसी मटेरियल में अपन ने 2 तरीके के स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़े थे। एक तो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन दूसरे नाम से एक भी कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जिसको मैंने आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के नाम से पढ़ाया है। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT, इसको T नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, क्योंकि इसमें हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी इस स्ट्रेस यहाँ पे अपन ये मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई भी मटेरियल में एब्रूप्ट चेंजेस नहीं है, यहाँ पे नोच, मटेरियल में कोई भी नोच अवेलेबल नहीं है, तो ये मान के चलते हैं, मतलब सरफेस आपकी स्मूथ है, तो इसीलिए ये क्या है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। फिर अपन ने पढ़ा था फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। यहाँ पे अपन ने देखा कि सरफेस पे नोच अवेलेबल रहता है, फिर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों ना अपन देखें, तो सरफेस पे कुछ ना कुछ नोच अवेलेबल रहता है, इसीलिए उस बेस पे मटेरियल आपका वीक हो जाता है, इसीलिए इसकी स्मूथनेस भी कम होती है। तो उसका फैक्टर को इंक्लूड करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक है। एक है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, दूसरा है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो इन दोनों के रिलेशन को बताता है नोच सेंसिटिविटी, इन दोनों के रिलेशन को बताता है नोच सेंसिटिविटी, ठीक है। तो नोच सेंसिटिविटी जो है दोनों के बीच में रिलेशन निकालता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ है और आपको रिक्वायरमेंट है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की, तो उस केस में आप नोच सेंसिटिविटी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो क्वेश्चन में आपको कभी भी नोच सेंसिटिविटी नहीं दिया रहेगा, वो आपको डिजाइन डेटा बुक से निकालना पड़ेगा, डिजाइन डेटा बुक से निकालना पड़ेगा। और डिजाइन डेटा बुक से निकालने के लिए आपको वो मटेरियल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको दिखाया था कल मैंने क्वेश्चन में कि कैसे आपको मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोल्ड रोल्ड स्टील, ठीक है। तो इस तरह से मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसी के बेस पे अपन डेटा बुक से सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो आप कभी भी क्लेम ये नहीं करेंगे कि सर बुक में, सॉरी, आप कभी भी ये क्लेम नहीं करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी सर, हमारी रिक्वायरमेंट थी फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ था और फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर चाहिए था और नो सेंसिटिविटी नहीं दी हुई थी, इसलिए अपन फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर नहीं निकाल सकते थे। तो उस केस में हम ये न्यूमेरिकल छोड़ के आए। तो आपको यहाँ पे ये रीजन नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे अपन जब मशीन डिजाइन पढ़ते हैं उस केस में आपको कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कंप्लीट मिलेगा, और आपको कंप्लीट करने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, डिजाइन डेटा बुक की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया
नॉच सेंसिटिविटी की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? डिजाइन डेटा बुक में ही मिलेगी, वहां से निकालेंगे। उसकी हेल्प से फिर आप क्या निकालेंगे? फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालेंगे। अब डेफिनेशन की ओर आते हैं, जो कि कभी कभार आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। नॉच सेंसिटिविटी होता क्या है? तो नॉच सेंसिटिविटी का मतलब ही आपको क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब कोई बताएगा? सेंसिटिविटी का मतलब? सर सेंसिटिविटी को जनरल देखा जाए तो मतलब थोड़े से भी कुछ महसूस करना, मतलब किसी को हल्का सा मारे तो उसको एकदम पता चलना कि हाँ किसी ने टच किया है या कुछ ऐसा, मतलब छोटे अच्छा, से डिस्टरबेंस को फील करना। वेरी गुड वेरी गुड। सर हाँ, सर और कोई? सर इसको रिएक्टिंग एबिलिटी भी बोलते हैं क्या? रिएक्टिविटी? नहीं सर, रिएक्टिंग एबिलिटी। रिएक्टिंग एबिलिटी? रिएक्टिंग एबिलिटी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं अपन। जब तक अपन सेंस नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अपन को पहले सेंस होगा, तभी अपन तो रिएक्ट करेंगे उस चीज को। यस सर, वही रिएक्टिंग एबिलिटी। तो और कोई? और कोई भी बता सकता है? बहुत एबिलिटी टू चेंज। एबिलिटी टू चेंज? सेंस एनी सेंस? अच्छा, डिस्टरबेंस। तो उसमें सेंस तो आ गया ना, सेंसिटिविटी में जाना सर चाहता। सडन रिस्पॉन्समेंट सडन सर रिस्पॉन्स। रेस्पॉन्सिव कैपेसिटी ऑफ मशीन। एक एक करके बोलो बेटा, एक एक करके। सर सडन रिस्पॉन्स देना किसी भी चीज का, मतलब सडन रिस्पॉन्स आ जाना सर। नहीं बेटा, ये नहीं होता है। सर हाँ, रेस्पॉन्स, सर ये रेस्पॉन्सिव कैपेसिटी ऑफ मशीन। रिस्पॉन्सिव कैपेसिटी ऑफ द मशीन। जी सर। रिस्पॉन्सिव कैपेसिटी ऑफ द मशीन। ये तो आपने बहुत ही हाई लेवल का आंसर दिया है आपने तो। कहाँ पे पढ़ा ये? सर ये तो सर हम्म? सर पढ़ा था सर, पहले पढ़ा था। क्या बिठल बोल रहे हो क्या? हाँ सर। कहाँ पढ़ा है? सर पहले पढ़ा था सर। डिप्लोमा में पढ़ा था? नहीं सर, इधर ही पढ़ा था। इधर किसने पढ़ा दिया? चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने। सेंसिटिविटी का आंसर ये भी हो सकता है। सो अपन डेफिनेशन की और बिना टाइम वेस्ट किए अपन सेंसिटिविटी को तो आप समझते हैं सभी लोग, ये मानता हूँ। तो नॉच सेंसिटिविटी का मतलब ये है, जो नॉच की सेंसिटिविटी को समझे उसको अपन नॉच सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिवनेस ऑफ द नॉच इज कॉल्ड नॉच सेंसिटिविटी। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो, अगर अपन ऐसी डेफिनेशन तो अपन ऐसी नहीं लिख सकते, इसलिए डेफिनेशन को पढ़ना जरूरी है। The notch sensitivity is defined as the susceptibility of the material to yield to the damaging effect of the stress rising in the fatigue loading. जब फटीक लोडिंग होती है तो उस केस में यील्ड को भी पार कर जाए, उसकी सेंसिटिविटी को अपन क्या कहते हैं? नॉच सेंसिटिविटी कहते हैं। और वो कब पार करेगा? जब उस मटेरियल में नॉच अवेलेबल होगा और हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इंफॉर्मेशन इन द सेंस, हम माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे अब उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं। हम ऊपरी तरीके से अगर उसको देख रहे हैं कि मटेरियल आपका स्मूथ है, उसमें कोई भी नॉच नहीं है, और आप डिजाइन कर रहे हो विदाउट एनी फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, तो उस केस में आपने डिजाइन ठीक से नहीं किया है, आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। बहुत जल्दी वो उसको रिस्पॉन्स कर देगा और उसकी सेंसिटिवनेस की वजह से वो आपका मटेरियल डैमेज हो जाएगा। वही उसकी नॉच सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक है, इस नॉच सेंसिटिविटी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, और उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय इंक्रीज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, पहले तो इसके
फॉर्मूले को, जो इसका प्रिंसिपल फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला तो कुछ और है जो निकल के, एक्चुअल फॉर्मूला बोल रहा हूँ सॉरी, जो फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, जो फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, जो आप याद करेंगे, वो फॉर्मूला तो कुछ और अभी निकल के आएगा, वो डिराइव करेंगे अभी, बट आपको प्रिंसिपल फॉर्मूला पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर नॉट सेंसिटिविटी लिखने के लिए आता है तो ये लिखना, ये पूरा लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो स्मॉल क्यू क्या होता है, इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस, मतलब कितना नॉमिनल स्ट्रेस से एक्चुअल स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है, वो डिवाइड बाय इंक्रीज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है, अपन पढ़ते हुए आए हैं, नॉमिनल स्ट्रेस को अपन डिनोट करते हैं, जो अपन जो एलिमेंट्री इक्वेशन से निकलता है उसको अपन नॉमिनल स्ट्रेस कहते हैं, जैसे कि फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें कोई भी एब्रूप चेंजेस नहीं है, स्टैटिक लोड अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। एलिमेंट्री आपको मैंने बताया था आज पिछली क्लासेस में, पता नहीं कब पढ़ाया था, ये नहीं पता मेरे को, पर पढ़ाया था, ये आप देख सकते हैं एलिमेंट्री इक्वेशंस, ठीक है। तो उस केस में अपन ने यहाँ पे जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़ रहे थे तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस, जिसको अपन सिग्मा नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता चुका हूँ, तो अभी नहीं बताऊंगा, है ना। तो सिग्मा नॉट को डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब पढ़ेंगे सबसे पहले, तो एक्चुअल स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअल स्ट्रेस वो जिसमें फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को इंक्लूड किया गया हो। भाई ये तो नॉमिनल स्ट्रेस है, और नॉमिनल स्ट्रेस है, नॉमिनल स्ट्रेस में अगर फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इंक्लूड करेंगे तो वो एक्चुअल स्ट्रेस कहलाएगा। अगर नॉमिनल स्ट्रेस में थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इंक्लूड करेंगे तो वो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कहलाएगा। थ्योरेटिकल स्ट्रेस इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे मटेरियल में नोच है, आपने मटेरियल की सरफेस को स्मूथ मान के डिजाइन कर रहे हो। यहाँ पे आपको पता है कि आपके मटेरियल में नोचेस अवेलेबल है, माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे आपने देखा है कि मटेरियल में नोचेस हैं, आप ये मान के चल रहे हैं, तो नोचेस होने की वजह से आपका मटेरियल फेल हो सकता है, इसलिए आपने फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को इंक्लूड किया है, इसीलिए ये एक्चुअल स्ट्रेस हो गया और ये हो गया आपका थ्योरेटिकल स्ट्रेस। बट अपन को एक्चुअल स्ट्रेस और थ्योरेटिकल स्ट्रेस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस चाहिए और इंक्रीज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस चाहिए। सो वो कैसे निकलेगा, तो एक्चुअल स्ट्रेस माइनस नॉमिनल स्ट्रेस कहलाएगा इंक्रीज ऑफ एक्चुअल। भाई ये इंक्रीज हुआ, मैं बोल रहा हूँ, आपको अभी बोलने की जरूरत नहीं बेटा, जब मेरे को पूछना होगा मैं पूछूंगा आपसे, जरूर पूछूंगा, ठीक है। तो नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है, वो कम होता है। अब KF की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 होती है ना, KF की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसमें नॉमिनल स्ट्रेस मान लो आपका निकल के आया 200, ठीक है, और आपकी KF की वैल्यू 1.5 है। अगर आप 200 में 1.5 का इंटू करोगे तो वो 200 से ज्यादा मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल स्ट्रेस नॉमिनल स्ट्रेस से ज्यादा होगा। और थ्योरेटिकल स्ट्रेस की भी अब KT भी आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, KT भी ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस ये भी आपका थ्योरेटिकल स्ट्रेस भी नॉमिनल स्ट्रेस से ज्यादा हो मिलेगा आपको। तो आपको जब आपको निकालना हो इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस माइनस नॉमिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्ट्रेस माइनस नॉमिनल स्ट्रेस। तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या है आपका, एक्चुअल स्ट्रेस है KF इंटू सिग्मा नॉट माइनस, और नॉमिनल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा नॉट, ठीक है, डिवाइड बाय इंक्रीज। अब थ्योरेटिकल स्ट्रेस कितना है, KT इंटू सिग्मा नॉट माइनस नॉमिनल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा नॉट। तो सिग्मा नॉट को यहाँ से अब ये Q क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस इक्वेशन को जो आपका न्यूमेरिकल में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब मैं सिग्मा नॉट को
कॉमन निकालूंगा तो वो क्या मिलेगा आपको, देखिए। तो फाइनली आपका इक्वेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, के एफ माइनस 1 डिवाइड बाय के टी माइनस 1, के एफ माइनस 1 डिवाइड बाय के टी माइनस 1। और आपको मैं बता दूं, ये क्यू की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ऑलवेज लेस देन 1 होती है और इक्वल टू 1 होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तो आप में से अब मेरे को क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, केएफ बड़ा होता है कि केटी बड़ा होता है? केटी केटी बड़ा केटी बड़ा होगा सर। अब ठीक है, सब लोग अब आसानी से बोल सकते हैं कि केटी बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि क्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है। और केटी की और ये भी कह सकते हैं कि केटी की मिनिमम वैल्यू केएफ के बराबर होती है, इतना भी ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तो अब मेरे को ये बताइए, अगर मैं आपको लेस देन 1 ये नहीं बताता तो आप बता पाते हैं कि केएफ छोटा होता है और केटी बड़ा होता है? नहीं बता पाते। क्यों ना प्रैक्टिकली सोचें कि क्यों केटी बड़ा है केएफ छोटा है। सोचा जाए प्रैक्टिकली। आप में से कोई सोच सकता है? नहीं सर। सर वो केटी थ्योरेटिकल हुआ ना। बेटा थ्योरेटिकल हुआ, यहाँ पे थ्योरेटिकल का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब हमेशा बड़ा ही मिले, कभी कभी थ्योरेटिकल छोटा भी मिलता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली आपको टाइम दिया, सोचिए, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ में मैंने आपकी स्क्रीन में मतलब ये स्क्रीन हटा दी है मैंने पीपीटी, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया, 2-3 मिनट तो सोचिए कि क्यों ऐसा है। मतलब आप लोगों ने थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी पढ़ा है और फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी पढ़ा है, दोनों को अच्छे से समझा भी है। बस आपको बस अब ये पता भी ये चल गया है कि हमेशा केटी बड़ा होता है, केएफ छोटा होता है। अब आपको इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें कि ऐसा क्यों होता है। और आपको ये भी पता है जहां पे मैक्सिमम अपन को स्ट्रेस मिलता है उसी के हिसाब से ही अपन मटेरियल में डिजाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब आप अप्लाई करके देखिए उसको थोड़ा सा, और अपना दिमाग लगाना भी जरूरी होता है, दिमाग खुलता है उससे। आप चाहो तो आपके लिए मैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला निकाल सकता हूं जो पीपीटी में, और स्ट्रेस फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी डिवाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर यानी कि थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला, और ये है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर व्हिच इज मैक्सिमम स्ट्रेस इन नॉच्ड स्पेसिमेन डिवाइड बाय स्ट्रेस इन नॉच्ड फ्री स्पेसिमेन।
एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। सर वो क्यू की वैल्यू क्या सर क्यू की वैल्यू आप बोल रहे हो लेस देन 1 हो सकती है, समझ नहीं सर, क्यू की वैल्यू क्या? लेस देन 1 हो सकती है सर, वो समझ नहीं आया। क्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। सर ये मशीन डिजाइन की बुक में था, मतलब ऐसे बुक में पढ़ा है सर, अभी पढ़ा तो उसमें तो क्यू की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है ना सर। 0 से 1 जी ये सर, लिखा है ना, 0 से 1। ये सर हाँ, तो फिर लेस देन 1 कैसे सर, मतलब समझ 0 से 1 लेस देन 1 कैसे हुआ? सर क्यू की वैल्यू जो होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है ना हमेशा, तो फिर लेस देन 1 कैसे हो सकता है सर? हाँ 0 से 1, हाँ सॉरी 0 से 1 करती है। थोड़ा सोचने दो, रुको। ऑलवेज वही होगा ना सर, 0 से 1, जब मटेरियल नॉन सेंसिटिविटी होगा नोचे से तो क्यू 0, और जब मटेरियल फुली सेंसिटिव होगा तो क्यू 1 होगा। हम्म लेस देन हम्म तो लेस देन 1 सही तो लिखा है। तो सर कैसे, मतलब वो समझ नहीं आ रहा। 0 से 1 तो 0 क्या है, 1 से छोटा होता है ना भाई। 0.2 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? 0.2 हाँ, 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? जी सर, जी सर। तो मैं गलत कहाँ लिखा है? मैंने लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा है ना मैंने। वो तो मैं बाद में बताने ही वाला हूँ ना इसको कि ये 0 से 1 लाई करेगी। मैंने यहाँ पे गलत थोड़ी लिखा है, मैं तो, मेरे को पता है ना, मैंने कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम मेरे को। सही लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ तक मेरे को जितना बताना था वो मैंने सही बताया है। लेस देन इक्वल टू 1 आगे चल के मैं बताने वाला हूँ, ये वो लिखा है मैंने, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू 1 मैंने बिल्कुल सही लिखा है। आपको रीजन ये बताना है कि केएफ की वैल्यू कम क्यों, केटी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है। अरे मंगल सिंह, तुम्हें ये पता है कि भाई हाईली सेंसिटिव, लो सेंसिटिव, तो कम से कम तुम्हें तो ये तो पता ही होना चाहिए फिर तो।
हेलो सर। हाँ तो इसमें कैप में ऐसा होता है कि सर जो मैक्सिमम शेयर होता है वो सिर्फ नोच के कारण ही होता है। हम्म पर सर इसमें केटी में होता है कि जो टाउ में ये मैक्स निकालते हैं सर, उसमें जो इसकी मटेरियल की इम्प्योरिटी हो और उससे भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता हो ज्यादा, तो उससे हो सकता है सर। इसमें हाईएस्ट जो स्ट्रेस है वो किसकी वजह से? सर जिसमें ये कैप है उसमें तो सर सिर्फ केवल नोच के कारण, जो स्पेस नोच है उसी के कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। सर केटी में ये है कि सर उसमें जो मटेरियल की इम्प्योरिटी है मटेरियल के अंदर वो अलग से, तो उसका और स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो तो वो ज्यादा हो जाए, इसलिए केटी का मान ज्यादा हो। यहाँ पे मैंने इम्प्योरिटी बताई है क्या? मैंने स्ट्रेस कंसंट्रेशन में मैंने इम्प्योरिटी नाम का वर्ड ही यूज नहीं किया है मैंने कभी। इम्प्योरिटी नाम का वर्ड यूज किया है क्या मैंने कभी? नो सर। तो फिर इम्प्योरिटी कैसे होगा मतलब? चलिए मैं बताऊं। मैं बताऊं कि नहीं? यस सर। पक्का? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, इसमें बात सिर्फ किसकी हो रही है? नियर डिसकंटिन्यूटी की। किसकी? नियर डिसकंटिन्यूटी। ये नियर डिसकंटिन्यूटी, ये है नियर डिसकंटिन्यूटी। नियर डिसकंटिन्यूटी अपन को मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है, मिलता है। और आपको और नॉमिनल स्ट्रेस कहाँ कितना मिलता है? ये नॉमिनल स्ट्रेस है। पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखें तो भी तो आपको स्ट्रेस बढ़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये स्ट्रेस, ये वाला जो स्ट्रेस है इससे बड़ा है, ये वाला स्ट्रेस इससे बड़ा है, ठीक है। फाइनली जो स्ट्रेस है ये इससे बड़ा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको मैंने जब ये क्लास पढ़ाई थी उसमें भी मैंने बोला था कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि जहां पे एब्रूप्ट चेंजेस हैं, जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, उसके आसपास भी इफेक्ट होता है, कंसंट्रेट होता है स्ट्रेस, इसीलिए इसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम होता जाता है, कम होते होते ये जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सरफेस पे आपको, यहाँ पे आपको जहाँ पे इसका इफेक्ट जीरो है वहां पे आपको नॉमिनल स्ट्रेस मिल रहा है। आप जो कर रहे हो, आपको अभी जो यहाँ पे थ्योरेटिकली आपने ये माना है, थ्योरेटिकली आपने ये माना है कि, थ्योरेटिकली आपने ये माना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेस सेम है। मतलब कहने का मतलब ये आपका स्ट्रेस प्रोफाइल ऐसे बन रही है। थियोरेटिकली जब थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आप कंसीडर करते हो तो उस केस में आप ये मानते हो ऐसा, पर एक्चुअल में ऐसा है क्या? एक्चुअल में कैसा है? ये नॉमिनल स्ट्रेस, इसके बाद आपका जो स्ट्रेस प्रोफाइल बनती है वो कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती रहती है, फाइनली ये वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलती है। तो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इन सब को इंक्लूड करता है, क्योंकि उसको पता है कि सरफेस पे नॉच अवेलेबल रहता है। तो उस केस में जैसे ही जहां पे एब्रूप्ट चेंजेस होते हैं उसके आसपास तो कुछ न कुछ इसमें एब्रूप्ट चेंजेस उसमें भी होते हैं, उसकी वजह से नॉचेस आ सकते हैं, क्रैक आ सकते हैं। तो इस वजह से भी स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। तो आपने पहले जो थियोरेटिकली आपने कंपेयर किया इसको और इसको कंपेयर किया, ठीक है। थियोरेटिकली जो कंपेयर किया है, रेशियो निकाला है इसका और इसका निकाला है, और जो आपने जो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से जो रेशियो निकाला है वो किसका निकाला है?
इन सबका एवरेज डिवाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस, एवरेज डिवाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस। जब इन सबका एवरेज निकालते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है वो मैक्सिमम स्ट्रेस से कम ही निकलेगा। क्यों? अब जैसे मान लीजिए मैक्सिमम स्ट्रेस 200 है, ठीक है, और स्ट्रेस जो चेंज हो रहा है 200, 180, 160, फाइनली 150। तो 150 क्या है? नॉमिनल स्ट्रेस है। तो आप एवरेज जो निकालोगे इन सबका, इन तीनों का निकालोगे, इन तीनों का एवरेज निकालोगे, वो 200 से कम ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप ये बताइए। मैं बेटा नॉन टेक्निकली ये बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए, बट एक्चुअली में ये ऐसे इसका आप कभी भी समझ भी नहीं पाओगे कि इसका रीजन ये क्यों है कि केएफ बड़ा होता है कि केटी बड़ा होता है, ठीक है। अब इन सब का अगर आप एवरेज निकालोगे वो 200 से बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा? आप ये बताइए। छोटा आएगा। बताइए, छोटा ही आएगा बेटा, आएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, छोटा आएगा। तो आप पहले डिवाइड कर रहे हो 200 डिवाइड बाय 150 से, पहले डिवाइड कर रहे हो 200 डिवाइड बाय 150, तो उसको आप बोल रहे हो केटी, उसको आप बोल रहे हो केटी। फिर बाद में जो डिवाइड कर रहे हो इन तीनों का एवरेज करके डिवाइड बाय 150 कर रहे हो, इन तीनों का एवरेज निकालिए, कितना आ रहा है? 180 180 आ रहा है। 180 डिवाइड बाय 150, इसको आप बोल रहे हो क्या? केएफ। तो बताइए कौन बड़ा हुआ, केटी की केएफ? आया समझ में? केटी क्यों बड़ा होता है, केएफ क्यों बड़ा छोटा, केएफ क्यों छोटा होता है? बट एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल ये होता है, थ्योरेटिकली ये होता है, इसीलिए इसका नाम थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है और इसका नाम एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इससे कम तरीके, मतलब छोटे लेवल से तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि केएफ छोटा क्यों होता है और केटी बड़ा क्यों होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इसको और अच्छे तरीके से अभी कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं इस फॉर्मूले को कि केएफ इज इक्वल टू, केएफ की टर्म्स में याद करते हैं, क्योंकि अपन को केएफ ही निकालना होता है। तो केटी माइनस 1 को इधर पुट करेंगे, क्यू इंटू केटी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस क्यू इंटू केटी माइनस 1 हो जाएगा आपका केएफ के बराबर, केएफ के बराबर। तो कुछ लोग ये फॉर्मूला याद करते हैं, कुछ लोग ये फॉर्मूला याद करते हैं, तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्या है, या इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली केएफ, अपन को फाइनली केएफ निकालना होता है, केटी दिया रहता है और क्यू अपन को डिजाइन डेटा बुक से मिलता है, तो अपन को मिलता है केएफ मिल जाता है। ठीक है, तो अपन ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं जो बेसिक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक, अब आपको आगे बढ़ते हैं कि हाईली सेंसिटिव की जोन क्या होता है और लो सेंसिटिव जोन क्या होता है। और लो सेंसिटिव क्या होगा? अब Q इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। हाई सेंसिटिव को कैसे डिफाइन करोगे? कोई बता सकता है? अगर Q की वैल्यू 1 है वो हाई सेंसिटिव हुआ कि Q इक्वल टू 0 हुआ तो वो हाई सेंसिटिव हुआ? मंगल सिंह, मंगल सिंह डिफाइन करो। मंगल सिंह, मंगल सिंह इज अवेलेबल और नॉट? जी सर। डिफाइन करो। Q इज इक्वल टू 1 होगा तो हाई सेंसिटिव होगा कि Q इज इक्वल टू 0 होगा तो हाई सेंसिटिव होगा? Q इक्वल्स टू 1 होगा ना सर? कैसे? क्योंकि सर KF और K इक्वल्स टू KF हो जाएगा ना, KT और KF इक्वल्स टू हो जाएंगे ना दोनों। बेटा अच्छे से रीजन दो ना, ऐसे रीजन दो कि इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऐसे आंसर दोगे। ये तो हो सकता है ना, Q इक्वल्स टू 1 हो रहा मतलब KT और थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन और जो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इक्वल है।
तो वो हाईली सेंसिटिव हो गया। लो सेंसिटिव क्या होगा? Q इज इक्वल टू 0, 0 पे सर। हाँ, जहाँ पे फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होगा? 1 1 के हो जाएगा। बराबर। अब वो 1 का मतलब क्या हुआ? मतलब जो जो नॉमिनल स्ट्रेस है और जो कि फटीग स्ट्रेस में जो मैक्सिमम है, उन दोनों का इक्वल होगी सर। ठीक है, वेरी गुड। कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? चलिए अब की पॉइंट्स पे आते हैं, वो जो बहुत जरूरी है। की पॉइंट्स ये कहते हैं कि सबसे पहला की पॉइंट ये है, KT डिपेंड ऑन शेप, साइज ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड टाइप ऑफ लोड कंडीशन एट इट्स ओरिएंटेशन, जो अपन पढ़ चुके हैं। KT इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल बिहेवियर। बिल्कुल सही। क्यों? मटेरियल के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता है, पर मटेरियल के चेंज होने पे आपका KT चेंज होता है। मटेरियल कैसे? मटेरियल के एब्रुप्ट चेंज होने की वजह से, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, फिर ये कास्ट आयरन अचानक हो गया, तो उस केस में आपका, जिसको अपन कहते हैं, इसको क्या बोल के टर्म में अपन, मटेरियल डिसकंटिन्यूटी है, तो उस केस में आपका KT पे डिपेंड करता है, बाकी उसके मटेरियल बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये भी हो गया। KT डिपेंड ऑन शेप, साइज ऑफ ओरिएंटेशन एंड, KT है कि KF है? KF है। अब KF की बात करें, KF डिपेंड्स ऑन शेप, साइज ऑफ ओरिएंटेशन, टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशन एंड मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट। अब KF जो होता है वो कंपोनेंट, मटेरियल के कंपोनेंट पे, कंपोनेंट के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जो कि KT डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। KF डिपेंड करता है मटेरियल, कंपोनेंट के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, बट KT मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है? नॉच सेंसिटिविटी इंडेक्स Q डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब आप खुद बताइए, मैंने आपको पहला वर्ड यही बोला था, जो नॉच सेंसिटिविटी स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था नॉच सेंसिटिविटी आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, वो आपको डिजाइन डेटा बुक से निकालना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको मटेरियल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मटेरियल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मटेरियल की इंफॉर्मेशन होगी तभी जाके आप नॉच सेंसिटिविटी डिजाइन डेटा बुक से निकाल पाएंगे। इसका मतलब नॉच सेंसिटिविटी इज डिपेंड ऑन द मटेरियल, नॉच सेंसिटिविटी इज डिपेंड ऑन द मटेरियल, मतलब नॉच सेंसिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर नॉच सेंसिटिविटी प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और KT मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, और आपका नॉच सेंसिटिविटी KT और KF दोनों पे डिपेंड करता है, तो कोई एक टर्म तो ऐसी होगी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर KT मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, तो KF तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ही करेगा। KF मटेरियल पे डिपेंड करेगा तभी तो नॉच सेंसिटिविटी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसीलिए अगर KT is independent of material, then KF should be depend on the material. It should be material property. ठीक है, तो नॉच सेंसिटिविटी, और ये एक्चुअली इसीलिए KF को मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता है, नॉच सेंसिटिविटी को ही मटेरियल प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि अपन को नॉच सेंसिटिविटी से ही अपन क्या निकालते हैं? KF निकालते हैं। बट अपन ये जरूर कहेंगे it is depend on the material of the component. क्यों? क्योंकि अगर मटेरियल चेंज होगा तो नॉच सेंसिटिविटी चेंज होगी, नॉच सेंसिटिविटी चेंज होगी तो KF चेंज हो जाएगा। KT सेम रह सकता है, KT सेम हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास स्टील है, उसकी नॉच सेंसिटिविटी मान लीजिए 0.3 है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है KT आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, KT आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, और आपने मटेरियल चेंज कर दिया एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का आपने देखा नॉच सेंसिटिविटी मतलब Q, नॉच सेंसिटिविटी आपने देखा, तो अच्छा कोई बताएगा कि नॉच सेंसिटिविटी स्टील का ज्यादा होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए? नॉच सेंसिटिविटी क्या बता रहा है?
स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, किसकी स्मूथनेस ज्यादा होगी, स्टील की कि एल्यूमिनियम की? स्टील की सर। तो क्यू की वैल्यू ज्यादा इधर होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए कि स्टील की? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए। सोचिए अच्छे से। एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए। तो अपन को मिलेगा मान लीजिए 0.5 यहाँ पे। तो KT आपका सेम रहेगा क्योंकि KT मटेरियल डिपेंडेंट नहीं होता है। KT आपका यहाँ पे 1.5 ही रहेगा। ठीक है। अब अगर अपन को KF निकालना होगा, इसका ऊपर वाले टर्म का KF निकालेंगे और नीचे वाले टर्म का KF निकालेंगे, तो दोनों अलग अलग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अलग अलग निकलेंगे। इसीलिए जोर तो नहीं है इतना उठ के देखो है ना, चोर आया होगा। कमाने में सकते हैं ना, वरना थोड़ी सकते हैं, कमाने में सकते हैं। मनीष कुमार सुथार थोड़ी तक कमा के गिनाने में सकते हैं, वरना मनीष कुमार सुथार। हम तो क्या खाली पेपर देते हैं क्या? यस सर। मनीष कुमार सुथार। यस सर। किससे बातें कर रहे थे? अरे किससे बातें कर रहे थे? अब बोलोगे नहीं तो फिर मैं फालतू और अच्छा नहीं लगेगा। अभी तक तो आवाजें आ रही थी, अब म्यूट कर दिया, मैसेज कर रहे हो। मेरे को बताओ किससे, अनम्यूट करो, बताओ किससे बातें कर रहे थे? हाँ तो ठीक है, तो आप वो अनम्यूट करके भी तो बता सकते हो। मैसेज करना जरूरी है क्या? सर वो माइक ऑन रहेगा तो हाँ तो कोई बात, एल्यूमिनियम और स्टील के बारे में बता रहा था सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ ये थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे को लगा कि आप कुछ नॉइसनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा था। चलिए, सो आपका जो KF है, मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट, डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है। अब अपन आते हैं, इफ Q इज 0, KF इज इक्वल टू 1। अगर Q आपका 0 हो गया, Q आपका अगर 0 हो गया मान लीजिए, तो Q कब 0 होगा? जब Q आपका जब कब 0 होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अगर Q इक्वल टू 0 है और Q कब 0 होगा? जब आपका KF is equal to 1 और if KF is equal to KT, KF is equal to KT, then Q is equal to 1। अब इसको ये समझिए, ये होगा, इसको अपन बोलेंगे इनसेंसिटिव। इसको बोलेंगे हाईली सेंसिटिव। इसको बोलेंगे हाईली सेंसिटिव। तो ये क्यों है? अपन पढ़ ही रहे हैं नॉन सेंसिटिविटी, पढ़ के रहे हैं नॉन सेंसिटिविटी। मतलब ये क्या बताएगा कि नॉच की कितनी सेंसिटिवनेस है इस मटेरियल में। अगर आप KF की वैल्यू इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो KF इक्वल टू 1 अगर पुट कर दिया अगर, तो जो नॉच्ड स्पेसिमन का स्ट्रेस है वो इक्वल हो जाएगा किसके?
नोच्ड फ्री स्पेसिमेन के। मतलब ऐसा हो जाएगा, कैसा, देखिए ये हो जाएगा। अब ये है नोच्ड स्पेसिमेन, ये आपका इधर ये नोच्ड स्पेसिमेन की कंडीशन है, ये नोच्ड फ्री स्पेसिमेन की कंडीशन है। ठीक है, नोच्ड फ्री स्पेसिमेन में क्या है कि यहाँ पे हर जगह आपका क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस है। जैसे ही यहाँ पे एब्रूट चेंज आ रहा है वहां पे स्ट्रेस आपका मैक्सिमम हो जा रहा है। तो हर जगह आपको यहाँ पे क्या है, ये नोच्ड फ्री में आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रेस सेम मिल रहा है। तो इस केस में आपका क्या है, केएफ की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मतलब समझ रहे हो आप, केएफ की इक्वल टू वैल्यू की 1, मतलब नोच्ड स्पेसिमेन हो चाहे नोच्ड फ्री स्पेसिमेन हो, स्ट्रेस आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा है तो नोच का कोई मतलब ही नहीं रहा। नोच का मतलब ही नहीं रहा तो उसकी सेंसिटिवनेस का क्या मतलब हुआ। तो सेंसिटिव यहाँ पे उसको अपन क्या कहेंगे, इनसेंसिटिव। उसको अपन क्या कहेंगे, इनसेंसिटिव। मतलब Q इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0 क्या बताता है कि मटेरियल में नोच हो चाहे नहीं हो, उसमें स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि KF इज इक्वल टू 1 है। KF इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब स्ट्रेस इन नोच्ड स्पेसिमेन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन नोच्ड फ्री स्पेसिमेन। दूसरा क्या है, अब और क्या हो सकता है, अब KF की वैल्यू हमेशा लेस होती है, कम होती है KT के। हमने पढ़ा था कि भाई कि KF की वैल्यू KT के से हमेशा कम होती है। अब ये हाईली सेंसिटिव कब होगा, हाईली सेंसिटिव तब होगा भाई, ज्यादा मतलब वर्स्ट केस कब आएगा, हाईली सेंसिटिव कब ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, ज्यादा तब रिस्पॉन्स करेगा जब KF आपका KF क्या हो जाएगा, KT के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका फैक्टर और KT का फैक्टर दोनों बराबर हो जाएंगे। उस केस में Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाईली सेंसिटिव। मतलब ये नहीं है कि अपन को 0 और 1 के बारे में पढ़ना है, अपन को मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी KF की वैल्यू KT के मतलब नियर अबाउट आती है, मतलब जैसे KT आपका 1.5 है और आपका सॉरी 1.5 नहीं ले रहा हूँ, 1.8 है, और ऐसे ही अपन किसी मटेरियल किसी की मतलब डिजाइन किसी चीज की एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें अपन देख रहे हैं कि KF की वैल्यू 1.2 है तो अपन को क्या रिस्पांस मिल रहा है, 1.3 है तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, 1.5 है तो क्या रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि अपन KF की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, KT आपका सेम रह सकता है। तो 1.8 को कॉमन रख के KF की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो किस में इफेक्ट आ रहा है, तो उसमें आप देख रहे हैं, उसमें कह सकते हैं तो उसमें मटेरियल के मतलब नोच की सेंसिटिवनेस में इफेक्ट आता है, नोच की सेंसिटिवनेस के में इफेक्ट आता है। जैसे जैसे आपके जो KF की वैल्यू KT के करीब आती जाती है, जैसे ही 1.6 पहुंचा, 1.7 पहुंचा, कभी भी कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें KF की वैल्यू KT के बराबर हो। ठीक है, KF की वैल्यू कभी भी KT के बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये केस हो सकता है क्या कभी, ऐसा केस कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है उसके नियर अबाउट, उसके नियर कुछ ना कुछ क्रैक्स होते ही हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता ही है, नॉमिनल स्ट्रेस के बराबर नहीं रहता है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि KT और KF की वैल्यू बराबर हो, बट अपन को एनालिसिस करनी होती है, इस वजह से अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, Q is equal to 1 is highly sensitive to notch and Q is equal to 0 is insensitive to notch and stress concentration। ठीक है, वर्स्ट डिजाइन मैंने इसलिए बोला, मैंने वर्स्ट का यूज किया, वर्ड का यूज किया, पहले ही यूज कर लिया। फॉर वर्स्ट डिजाइन टेक Q is equal to 1। तो अपन को वर्स्ट डिजाइन करनी है, अगर अपन को हमेशा सेफ रहना है, तो Q is equal to 1 लेके डिजाइन कीजिए, आप हमेशा सेफ रहेंगे। KT is equal to KF लेंगे, तो KT equal to KF लेंगे, और आपकी हमेशा स्ट्रेस वैल्यू, आप जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने जैसे आपका मटेरियल का स्ट्रेंथ है 250 मटेरियल का स्ट्रेंथ है, कि
KT मान लिया मैंने 1.5 और KF मैंने मान लिया 1.3, तो उस केस में अगर मैं डिजाइन करूंगा तो स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1.3। ये होगा कि नहीं? अब अगर आप इक्वल लेंगे मतलब हमेशा फॉर वर्स्ट डिजाइन इक्वल का मतलब क्या होगा 1.5, तो 250 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, तो मैक्सिमम स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू ये। तो किस में सबसे आप सेफ हैं? ज्यादा सेफ हैं इस वाले केस में, ज्यादा सेफ हैं एज कंपेयर टू इस वाले केस में, क्योंकि ये वाली टर्म आपकी ज्यादा आने वाली है और ये वाली टर्म आपकी कम आने वाली है। तो मान ली कैलकुलेट करके बताइए मेरे लिए आपकी ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है। बेटा 12:30 बजे आपकी क्लास है HOD सर की, तो मैं चाहता हूं कि अब आप लीव करें, ज्यादा अच्छा है। अटेंडेंस वगैरह सब हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन लीव करते हैं। प्रिंस जिंगर पहली बार आया क्या? प्रेजेंट नहीं लगाते हैं इधर? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू।